नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक मज़ेदार उपन्यास, मौत की शतरंज, पार्ट 7। वही साहब जिसके शिकारे से अभी अभी वह निकले थे। मेरा ख्याल है कि वह उनकी रखेल है। उसका सारा खर्चा किचलू साहब ही उठाते हैं। यहाँ तो सब जानते हैं ये बात। यह दूसरी सूचना ज़्यादा चौंकाने वाली थी। वंदना किचलू की रखेल है। मुझे बड़ी कीमती जानकारी मिली थी। मैंने असद से शिकारे पर पहुंचने को कहा और वंदना के शिकारे की ओर बढ़ चला। मैं देख चुका था कि किचलू बाजार की ओर गायब हो गया है। मैं निश्चिंत था। वह इस तरह पड़ी हुई थी जैसे एक भैंस कीचड़ में समाई रहती है। फर्क इतना ही था कि वह भैंस नहीं, औरत थी, और उसके इर्द गिर्द कीचड़ नहीं, बहुत महंगा और करीब 4 इंच मोटा कालीन था। मैंने जब बाहर पहुंचकर उसके पास अपना नाम भेजा तो उसने फौरन मुझे बुलवा लिया था, और जब भीतर पहुंचा तो मैंने वह दृश्य देखा। मुझे मादक और आमंत्रण देती निगाहों से देखती हुई वह उसी तरह पसरी रही। हाय, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा और उसके पास ही पड़ी कुर्सी में जा धंसा। कैसे हो? वह बोली। तुम तो बीवी के साथ कुछ इस तरह खो गए कि मैं तुम्हें याद ही नहीं रही, उसने इठलाकर शिकायत की। गलत सोचती हो तुम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा एहसास मुझे हर पल था। काफी बोझिल लगा होगा, है ना? उसने हंसते हुए कहा और पास ही प्लेट में रखे अंगूरों के गुच्छे से लेटे लेटे ही अंगूर खाने लगी। तुम ऐसा सोच सकती हो। वैसे मेरा ख्याल है वंदना, मर्द के लिए मोटी पतली औरत से ना एहसास हल्के होते हैं, ना वजनी। तुम शरारती हो। नहीं, सच्चा हूँ। उसने विषय बदल दिया। दरवाजा बंद कर दो। मैं चौंका। वह करवट बदलकर कुछ इस तरह लेट गई कि लग रहा था जैसे कालीन छटपटा उठा है। मैं कुछ हैरान होने लगा था। वंदना बहुत बदल चुकी है। मैं देख रहा था। इस पल वह मुझे किसी ऐयाश औरत की तरह लगी। अजीब पोर आदमी हो, उसने भुनभुना कर कहा। बंद कर दो दरवाजा। पर क्यों? मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हारी बीवी का घटिया नौकर आ जाए, उसने इस तरह कहा जैसे चिड़ी हुई हो। वह आदमी कम है, घोड़ा ज्यादा है। मर्दगी से बातें करने तक वह सिर्फ हिनहिनाता है। मैं तंग आ चुकी हूँ। तुम किसके बारे में कह रही हो? वही किचलू, तुम्हारी बीवी के बगीचे का मैनेजर। मैंने अनजान बनकर पूछा। तुम जानती हो उसे? मैं इस तरह के रंगीन जवानों को खूब जानती हूँ। ऐसे जवाब दिया जैसे वह एक पेशेवर कॉल गर्ल हो। मुझे अच्छा नहीं लगा। अनजाने ही कह बैठा। वंदना, तुम बहुत बदल गई हो। वह गंभीर हो उठी। हाँ, शायद, पर बदलने के सिवा मेरे पास चारा ही नहीं था। वह बोली। अब तुम आ गए हो तो पिछली बातें करके मुझे राहत मिलेगी। तुम्हारे पास 2-3 घंटे तो है ना? हाँ, हैं। तुम्हारी ज्वाहिरतों वाली चिड़िया चहकी तो नहीं? हर चिड़िया चहकती है, इसमें नया कुछ नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता कि गमले बुरा मान जाए। मैं हंसा और दरवाजा बंद कराया। मुझे लग रहा था जैसे वंदना से मैं किचलू के बारे में बहुत कुछ जान सकता हूँ। वह भी उठ चुकी थी। उसने अलमारी से विस्की निकाली और पैक बनाने शुरू कर दिए। मेरी ओर जाम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे स्वागत में। चीयर्स। मैंने घूंट लिया। फिर पूछा, तुम इतनी बदल गई? अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी शादी भी किसी लखपति बूढ़े से हो जाती तो तुम क्या करते? मैं उसके मरने का इंतजार करता। वह तो मैंने भी किया, पर उसके अलावा मैं पेरिस घूमता, हवाई जाता, ताज में ठहरता। यह सब मैंने भी किया। और मैं खूबसूरत लड़कियां ढूंढ लेता। यही मैंने किया, अब तक कर रही हूँ। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी वसीयत में मुझे विधवा रहने की शर्त पर जो रुपया मिला है उसे खो दूं और एक ठूंठ और स्थायी किस्म का जवान पा जाऊं। उसने पैक खाली कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो। वह मेरे करीब सोफे में इस तरह आ बैठी जैसे मैं पहाड़ की ओट में दुबक गया हूँ। पर मैंने नहीं चाहा कि मैं स्थिति बदलूं। मैं उससे किचलू के बारे में और उसके अलावा जानकारियां लेना चाहता था। मैं समझ चुका था कि वह एक अय्याश किस्म की औरत में बदलकर रह गई है। तुम यहाँ अक्सर आती हो? नहीं, अभी तुम्हारे साथ ही तो आई हूँ, वह बोली और उसने नए पैक बनाए। मैं चौंक गया। वह झूठ बोल रही थी। क्यों बोल रही थी? मेरा माथा ठनक गया। शायद मैं उसे ठीक तरह नहीं समझ पा रहा हूँ। किचलू कब से तुम्हारा दोस्त हो गया?
ये पाजी आने वाले दिन ही मिला था। मुझे अच्छा लगा। खूबसूरत और जवान तो है ही। वह उस दिन के बाद से मेरा साथ दे रहा है। अकेले के लिए बढ़िया दोस्त है। मैं उसे कुछ पैसा भी देती हूँ। अब कितना दे चुकी? यही कोई 7-8 हज़ार। वह बोली, अच्छा है, मगर बात बात पर हिनहिनाना और मर्दानगी जाहिर करना मुझे पसंद नहीं है। उसे बोलने का शऊर नहीं है। बस, बाकी सब ठीक है। उसने पैक खाली कर दिया। वह लगातार झूठ बोल रही थी। असद ने बतलाया था कि वह 5-6 माह से यहाँ है। उसका खर्चा किचलू देता है। उसकी इसकी दोस्ती महीनों से है। पर ऐसा क्यों कर रही थी वंदना? जरूर कहीं कोई घपला है। मैंने सोचा। वह मेरे करीब आ गई। वह मुझसे सट गई। मैं कुछ हड़बड़ा उठा। मैं उसे जितना नापसंद कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे उससे डर लगने लगा था। बात उतनी ही है जितनी दिख रही है। यहाँ आकर मैं किचलू, वंदना दोनों को लेकर ही कहीं ज़्यादा चिंतित हो गया था। वह काफ़ी पीती थी और जल्दी पीती थी। मैंने वक्त और खींचा। बातों बातों में वह 4 पैक पी गई। अब वह ज़्यादा कामुक और झूमने वाली हथनी की तरह लग रही थी। मैंने थोड़ी घबराहट महसूस की। मैंने तय किया कि मुझे निकल जाना चाहिए। मैं उठ खड़ा हुआ। अरे, एक ज़रूरी बात याद आ गई है मुझे। क्या? वह चौंकी। जैसे तैसे उठी। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। सुनो तो नॉटी। वह आगे बढ़ी। टेबल से टकरा गई। मैंने उसे संभाला। टेबल लुढ़कने के कारण उस पर पड़ी डायरी उछल गई थी और मैंने देखा उससे एक तस्वीर बाहर आ गिरी है। मैंने उसके संभलते उठते तस्वीर जेब में डाली और कहा, आज या शायद कल किसी वक्त फिर मिलूंगा, एक लंबे समय के लिए। और वह कुछ कह सके इसके पूर्व ही मैं कमरे से बाहर निकल गया। तस्वीर में आज से बहुत दुबली वंदना और किचलू बैठे थे। इस फोटो के पीछे एक सील लगी हुई थी जिसमें इलाहाबाद के रघुवीर स्टूडियो का नाम लिखा था। जाहिर था कि वंदना सिरे से ही झूठ बोल रही थी। वह किचलू को अरसे से जानती थी। फोटो से जाहिर था, शायद पिछले 3-4 साल से। मैं देर तक सोचता रहा। फिर मैंने राजीव को साथ लिया और एक रेस्तरां में जा बैठा। मैंने उसे तस्वीर दी और 2000 रुपये देकर कहा कि वह इलाहाबाद जाए और इस तस्वीर के बारे में जानकारी करे। हो सकता है कि स्टूडियो से पता न मिलने की हालत में कुछ क्लबों, होटलों से जानकारी करने पर किचलू के बारे में काफ़ी कुछ पता चले। इस जानकारी के बाद पूरी तरह नहीं तो काफ़ी कुछ हद तक असलियत जानी जा सकती थी। मैंने राजीव से 2 दिन में सब कुछ पता करके लौटने को कहा और अपने शिकारी की ओर लौट पड़ा। मुझे देखते ही फजलू लपका हुआ मेरे पास आया। हुजूर, मैनेजर साहब और बीबी जी भीतर हैं। दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा बंद है? मैं भुनभुना उठा। अपर्णा इतनी घटिया होगी, मेरे लिए सोचना कठिन था। फजलू मेरी निगाहों की जलन समझ गया। बोला, सरकार, आप चाहें तो मैं डोंगी ला सकता हूँ। उस डोंगी को बाथरूम के पीछे सटाकर खिड़की में उतर जाइए। सब कुछ देख सुन सकेंगे। इस शिकारी का बाथरूम पीछे से खुला हुआ है। अगर दरवाजे पर शीशा हुआ तो काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने कहा, जल्दी करो। फजलू रहमान जल्दी से डोंगी ले आया। मैं उसमें सवार हुआ और फजलू अनुभवी हाथों से उसे खेता हुआ मुझे पिछवाड़े ले गया। मैं हौले से शिकारे पर चढ़ा और बाथरूम में उतर गया। फजलू वापस हो गया। यह इत्तेफाक ही था कि बाथरूम के दरवाजे पर शीशा चढ़ा हुआ था। एक सांस थी जिसके भीतर से आवाज़ आ सकती थी। मैंने उसी में आंख टिका दी। किचलू उत्तेजित था। उसके चेहरे पर कुछ कुछ ऐसी तमतमाहट दिख रही थी जैसे वह अपने को संभाल नहीं पा रहा है। इसके विपरीत मुझे अपर्णा को देखकर हैरत हुई। वह बड़ी सहमी, भयभीत उसे देख रही थी। तो तुम समझती हो, तुम बहुत बड़ा अहिंसक काम कर रही हो। किचलू होंठ चबाते हुए बड़बड़ाया था। वह हमें नहीं बख्शेगा। पर हम उसकी हत्या किए बिना भी काम चला सकते हैं, वह बोली थी। भगवान के लिए छोड़ दो। वह गरीब है मगर बुरा आदमी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जिसने मेरी जान बचाई है वह किसी दुर्घटना में मारा गया, यह सिद्ध करूं। फिर उसने तो मेरी दौलत पर कोई हक भी नहीं जतलाया है। मेरा ख्याल है बेकार है। वह गाय की तरह है, ज़रूर है। पर अपर्णा, तुम भूलती हो, कई गायें इतनी मरखनी होती हैं कि सींग से पेट फाड़ डाले। वह किसी किस्म की गाय साबित हो सकता है। नहीं, प्लीज़। अपर्णा की आंखें छलछलाई थी। जाहिर था
वे मेरे बारे में बातें कर रहे थे। वह तुम्हारी दौलत किस तरह ठिकाने लगाएगा मैं बतला ही चुका हूँ, किचलू ने कहा। वह साला अभी अभी उस फहशा औरत के शिकारे में घुसा हुआ था जो हमारे सामने ही है। तुम कैसे जानते हो कि वह औरत खराब ही होगी? कुछ नाराज होते हुए अपर्णा ने बहस की। उसे शायद मुझे लेकर भद्दी बात करना अच्छा नहीं लगा था। मैं खुश हुआ। ठीक ही तो है, किसी भी पत्नी को अपने पति को लेकर किसी की ऊल जलूल बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है? वाह, मैं खुश हुआ। अपर्णा को मैं प्रभावित कर चुका हूँ। पर तुरंत मुझे याद आ गया, किचलू मेरी हत्या कर डालना चाहता है। अपर्णा इस बात को जानती है, फिर भी चुप है, एक तरह से गिड़गिड़ा रही। यह क्या कुत्थी है? क्या किचलू अपर्णा को ब्लैकमेल कर रहा है? और जाहिर था कि ऐसा ही है। किचलू ने कहा, तुम्हें अपने आप को कठोर बनाना पड़ेगा अपर्णा। इस तरह की बचकाना भावुकता तुम्हें बर्बाद कर देगी और कम से कम मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह जाने लगा। अपर्णा एकदम रो पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज़। मैं उसे अपने से अलग रहने के लिए कह सकती हूँ, लाख 2 लाख देकर अलग कर सकती हूँ, पर वह बेशकली भला आदमी है। उसकी हत्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम उससे प्यार करने लगी हो? क्यों? वह गुर्रा पड़ा। नहीं, अपर्णा दृढ़ हो गई। पर मैं बेमतलब खून खराबा करने के फेवर में नहीं हूँ। वह मेरे काम आ चुका है। हाँ, और अब इसीलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तेजी से किचलू दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने देखा, अपर्णा भयभीत सी खाली खुले दरवाजे को देखे जा रही थी। मैं जिस राह आया था उसी से वापस हुआ। थोड़ी दूर डोंगी खे रहे फजलुर रहमान ने जैसे ही मुझे देखा, वह डोंगी पास ले आया। मैं उसमें सवार हुआ और डोंगी किनारे की ओर बढ़ चली। किनारे पर अटैची रखे हुए राजीव प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, मैंने रिजर्वेशन ले लिया है, आधा घंटे बाद फ्लाइट है, वह फ़ोटो मुझे दो। मैंने उसे फ़ोटो दी और एक बार पुनः याद दिलाया कि उसे 2 दिन के भीतर भीतर लौट आना है। वह चला गया। मैं चिंताग्रस्त हालत में बाहर की ओर बढ़ा। वहाँ बैठकर मैं सारे मामले पर पुनः सोच विचार कर लेना चाहता था। मुझे लग रहा था कि किचलू मेरी हत्या करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, समझ से बाहर है। वंदना और किचलू में बरसों से संबंध है। क्यों है, समझ से बाहर है। और अपर्णा किचलू से किसी कारण भय खाती है, ब्लैकमेल हो रही है। क्या कारण है, मालूम नहीं। और इस ख्याल के साथ ही मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसे जंगल में गुम हो गया हूँ जिसमें सब तरफ जंगली जानवर हैं और कोई भी कभी भी झपट कर मुझे सिर्फ लावारिस मांस पिंड में बदल सकता है। मैं कांप उठा। भय की एक झुरझुरी मेरे सारे बदन में फैल गई। जिस तरह ऊपरी सारी बातें एकदम साफ थी, उसी तरह यह भी साफ था कि नादिरा अब इस मामले को यूं ही छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं उसे जितना समझ पाया था, वह एक बेहद जिद्दी औरत थी और उसकी जिद जानलेवा हो चुकी थी। अगर नादिरा अपने इरादे में सफल नहीं हुई तो वह बना बनाया खेल बिगाड़ कर न सिर्फ मुझे फुटपाथ पर पहुंचा सकती थी, बल्कि वह अपर्णा को भी उसी हालत में ला देगी। वह एक ऐसी बिल्ली की तरह थी जो खा न पाए तो लुढ़का ही दे। मुझे इस बिल्ली से भी भुगतना था और मैं जान रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला, असहाय और साधनहीन आदमी हूँ। अगर मैं नादिरा से सहारा खोजने की कोशिश करूँ तो वह भी किसी न किसी रूप में ब्लैकमेल हो रही थी। मेरे लिए यही गनीमत समझना चाहिए था कि अपर्णा मेरी जिंदगी के लिए कम से कम किचलू के पास सिफारिश कर रही है। हालात के इस उलझाव ने मुझे बेमतलब ही जासूसी के दौर में ला खड़ा किया था, जबकि मैं जासूसी या इसी तरह के किसी काम के काबिल हूँ या हो सकता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। और अपने आप को इस तरह के मामले पर सोचते हुए अपने पर ही हंसी आने लगी थी। अब यह हंसी खींच बेचैनी में बदल चुकी थी। यह भी हो सकता था कि मैं यहाँ से भाग खड़ा हूँ। कहावत है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। और यहाँ तो मेरी तंदुरुस्ती दरकिनार जिंदगी ही घोटाले में पड़ चुकी थी। पर मुझे लगा कि यह बेतुका ख्याल है। मैं अब तक बहुत से हादसों से बच निकला था, या यूँ कहिए कि इत्तेफाक ही कुछ ऐसी रंगत लेते रहे थे कि मैं बच गया। पर भागकर शायद मैं बेवकूफ़ी कर बैठूंगा। अपर्णा अब मेरी तरफ झुक चुकी है। उसके साथ साथ जिंदगी के तमाम सुख मेरी तरफ उस डाली की तरह झूल आए थे जिस पर सपनों के आम लगे हुए थे, और मैं उन्हें छोड़कर भागना
जीवन की सबसे बड़ी भूल ही समझता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं बार में आ बैठा। मैंने विस्की का एक पैग मंगाया और गले उतारने लगा। मैं अगली दुर्घटनाओं के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि अब मुझे केवल नादिरा से ही पीछा नहीं छुड़ाना होगा, बल्कि अपने आप को किचलू और उसके किराए के आदमियों से भी बचाना होगा जो मेरी हत्या कर सकते थे। यह भी कि उस हत्या के पीछे का इरादा मैं नहीं समझ पा रहा था। इतना समझ गया था कि मुझे हर पल सतर्क रहना है। साहब, मैं चौंका। गर्दन उठाकर सामने देखा। वह अजनबी था, कश्मीरी, किशोर उम्र का बच्चा। मुस्कुराते हुए उसने कहा था, ब्लू हेवन वाली मेम साहब आपको बुला रही है। कौन? नादिरा? मैं परेशान हो गया। हाँ, बच्चे ने सूचना दी। वह सामने वाले होटल में है, केबिन नंबर 8। बच्चा चला गया। मैंने एक गहरी सांस ली और सोच में पड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो नादिरा से एक हड़बड़ी में मिला था। अब एकदम क्या हुआ? फिर मैंने बिल चुकाया और सतर्कतापूर्वक इधर उधर देखता हुआ सामने वाले होटल में जा पहुंचा। कमरा नंबर 8 सादा था। वह एक बुर्का पहने हुए बैठी थी। मैं मन ही मन कुड़ गया। सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये औरत इस कदर शातिर और चालाक होगी। मैं झुंझलाता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ। बैठो, वह बोली। फिर उठकर उसने दरवाज़ा बंद किया। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं चिढ़ा हुआ था। अब हम लोगों के बीच एक प्रेमी प्रेमिका के नहीं, दो बदमाशों के से संबंध बनकर रह गए थे और हम शायद इस नए रिश्ते के अनुसार आपस में व्यवहार करने को भी तैयार थे। उसने कहा, देखो मुखर्जी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि हमें उस तरह आपस में पेश नहीं आना चाहिए जिस तरह आते रहे हैं। खूब, तुम्हें समझ आ रही है। शांति से बात सुनो, व्यंग मत करो, वह बोली। तुम शायद नहीं जानते कि मैं अपने प्रोविडेंट फंड का एक बड़ा हिस्सा लोन पर लेकर इस सारी योजना में खर्च कर चुकी हूँ और वैसे भी मेरी आदत है कि बार बार इरादे नहीं बदला करती। जहाँ तक हम लोग आ चुके हैं वहाँ से पीछे लौटना मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी कठिन है और मेरे साथ साथ तुम भी इस बात को अच्छी तरह जानते हो। वह सब छोड़ो, सफाइयाँ देने दिलाने के स्टेज से हम आगे आ चुके हैं। मैंने गुस्से में कहा, काम की बात करो। वही कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं एक नई प्लानिंग कर चुकी हूँ। तुम्हें किसी तरह अपर्णा को यहाँ से निकाल कर गुलमर्ग ले जाना होगा। क्यों? इस समय क्यों और क्या की गुंजाइश न समय देता है न बातें, उसने अधिकार और दबाव के साथ कहा। बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें ये करना है। मैं वहाँ सब कुछ प्लान कर चुकी हूँ। काम इस सफाई के साथ होगा कि किसी को रत्ती भर शक न हो। हमारी मंजिल वहीं खत्म होगी। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाना कठिन होगा। तुम्हें किसी भी तरह उसे ले जाना है। इसमें उसकी मर्जी होगी या नहीं, वह सोचना तुम्हारी सरदर्दी है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम उसे ले जाओगे। मैं कुछ नहीं कर सकता था, चुप हो गया। मेरा दिल अपने पर ही रोने का हो आया। मैं उसके सामने कैसे हो गया था, जैसे बकरी का बच्चा हूँ और मैंने नाम मुखर्जी रख लिया है। मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, वहाँ क्या होगा? वह सब वहीं पता चलेगा, उसने जवाब दिया। एक पल खामोशी रही। और सुनो, अगर तुम्हें लगता हो कि हमारे बीच कोई दरार आ चुकी है तब मैं एक शर्त पर तैयार हूँ। कैसी दरार और कैसी शर्त? यही कि अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करने वाले समझते हो तो हम एक शर्त पर दोस्त बने रह सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। मैं उसे देखता रहा, ठीक इस अदा के साथ जैसे मैं वह बकरा हूँ जो कसाई की पुचकार झेलता है। वाह, क्या शानदार अनुभव था वह, मैंने सोचा। वह चुप हो इसलिए मैंने उसे बढ़ावा दिया। तुम कहे जाओ। मैं तुम्हें ये बतलाना चाहती हूँ कि अपर्णा की मौत के बाद मैं सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खुश हो लूँगी। और तुमने यह भी सोचा है कि मौत के बाद अगर मैं किसी तरह की बदमाशी कर दूँ, तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर दूँ तब? मैंने उसे चिढ़ाया। तुम बच्चे हो। वह मुझ पर थूकती हुई सी हंसी। मैं जानती हूँ कि तुम वैसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करूँगा? इसलिए कि तुम फिलहाल मर्दानगी के किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे जैसे हो। तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें इतना समझदार और साहसी बना दे। वह हंसी। एक बार उसने
फिर मुझे लगभग ठेंगा दिखाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, पर तुम्हें शायद यह मालूम नहीं कि शरारतें कभी कभी बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। मैं खींचता ही जा रहा था। वह सब मैं समझ लूंगी, उसकी चिंता मत करो। इस समय वही करो जैसा मैंने कहा है। वह उठ पड़ी। तुम्हारी सूचना के लिए एक बात बतला दूं, मैंने अपनी चिंता का एक टुकड़ा पत्थर उसके सिर पर गिरा दिया। किचलू मेरी हत्या के चक्कर में है। वह थमी, एक पल चेहरा देखती रही, फिर हंसते हुए उसने जवाब दिया, तुम बिल्कुल बच्चे हो। तुम्हारी हत्या करके किसी को क्या मिल सकता है? यह तो ऐसे ही होगा जैसे कोई केंचुए को मार दे। वह जाने लगी। एक बात बतलाऊं डियर, कभी कभी केंचुओं की रफ्तार देखकर आदमी सांप का धोखा खा लेता है। फिर वह आदमी नहीं होगा। नादिरा ने उसी तरह गंभीरता से जवाब दिया। वह बाहर निकल गई। पाजी औरत, मैं बड़बड़ाया और चुपचाप बैठा रह गया। अपने शिकारे पर लौटते समय शाम हो आई थी। मैं सतर्क था, पर मेरी सतर्कता को बार बार मेरी चिंता जकड़ लेती और मैं कारण खोजने में लग जाता। ऐसे मौके पर मैं बेहद असावधान हो उठता। शिकारे के बाहर असद और फजलू बैठे गपशप कर रहे थे। मुझे देखते ही वे उठ खड़े हुए। मैं जैसे ही शिकारे के पास पहुंचा और मैंने उस पर कदम रखा, लड़खड़ाया और एकदम पानी में जा गिरा। एक पल में ही मुझे लगा जैसे मैं गिरा नहीं हूँ, गिराया गया हूँ। किसी ने पानी के भीतर से हाथ या ऐसी ही कोई चीज़ डालकर मुझे खींचा था और अब पानी में ही खींचता हुआ झील की गहराई की ओर तैरता जा रहा था। मैंने पैर मारा, फड़फड़ाया। मैं बुरी तरह घबरा उठा था। शायद मगर या ऐसी ही कोई खतरनाक चीज़। पर एक क्षण में ही मुझे लगा जैसे कोई कलाई मेरे टखने के पास से मुझे जकड़े हुए है और मुझे पानी में खींचे ले जा रही है। मैंने जोर से छटपटाना शुरू किया। सहज हुआ और फिर होश संभाल कर उस पर टूट पड़ा। वह कोई आदमी था, कुशल गोताखोर। पानी में मैं और वह जूझ गए। वह मुझे डुबा देना चाहता था और मैं उसे। बार बार हमारे हाथ एक दूसरे के बदन पर टकराते। उसकी पकड़ आसान थी, इसलिए कि मेरे शरीर पर कपड़े थे। वह था नंगा और उसके बदन पर बढ़ाया हुआ मेरा हर प्रयास महज फिसलन बनकर असफल हो जाता। हम बुरी तरह हाँफ रहे थे। ठंड बदन में समा गई थी, किंतु इस ठंड को हमारे भयंकर जीवन संघर्ष ने दबा लिया था। उसने एक जोर की उछाल ली और मुझे कंधों से पकड़ा। कॉलरें उसके हाथ में आ गई और फिर वह उछल उछल कर मुझे डुबकियां देने लगा। मैं एक बार उसके हाथ से फिसलकर किनारे की ओर झपटा भी, किंतु उसने फिर से मुझे दबोच लिया। मेरा दम फूलने लगा, किंतु उसी समय मैंने महसूस किया जैसे कोई और आकर उस पर टूट पड़ा है। मैं उसके हाथ से छुटक गया। मैं जैसे तैसे लड़खड़ाता कांपता हुआ तट की ओर बढ़ा। मैं थक रहा था। मुझे लग रहा था जैसे बीच में ही डूब जाऊंगा। इसके साथ साथ मुझे यह भी महसूस हो रहा था जैसे जिस चीज़ के कारण मैं छूट गया था उसके और हत्यारे के बीच में अब भी उठा उठोबल मची हुई थी। पानी में छपाके धमाके से मेरे पीछे छूटते जा रहे थे और इसी समय मेरे पास एक डोंगी आ रुकी। फिर हाथ आगे बढ़ा। यह फजलुर रहमान था। उसने मुझे थामा। मैंने उछाल ली। फजलुर रहमान ने मुझे डोंगी में खींच लिया। मैं निढाल हो गया, बड़बड़ाया, कौन था वह सुअर? फिक्र मत करो साहब, अभी पता चल जाएगा, उसने जवाब दिया। मगर मैं उसके आखिरी शब्द कठिनाई से सुन सका। मैं सुध खो बैठा। पलके झपकते झपकते मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। मैंने आंखें खोली। अपर्णा मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखें छलछलाई हुई। वह कौन था? मैं छटपटाता हुआ पूछने लगा। उसे ठीक उस समय किसी ने गोली मार दी जब वह असद के हाथों पकड़ा जाकर इधर लाया जा रहा था, अपर्णा ने उत्तर दिया। ओह, मैंने पलकें मूंद ली। सिर अब भी भन्ना रहा था और इस खबर ने मुझे धक्का पहुंचाया था। इसका मतलब है कि उस आदमी को मुझे मार देने के लिए भेजा गया था। निश्चित रूप से उसे किचलू ने भेजा होगा, मैंने सोचा। पलकें मूंदे रहा। मुखर्जी, अपर्णा ने कहा। मैंने पलकें खोली। उसके हाथ में विस्की का एक जाम था। उसने जाम टेबल पर रखा और मुझे हाथ से सहारा देकर ऊपर को खिसकाया। मैं बैठ गया। अपर्णा ने जाम मेरे हाथ में देते हुए कहा, मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारी बात? मैंने मुस्कुराकर पूछा।
एक घूंट लिया। कमाल कर रही हो, तुम्हें तो हुक्म देने की आदत है पढ़ना, और मैं पति नामी तुम्हारा एक नौकर हूँ। प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। वह ज़्यादा ही छलक गई। मुझे लगा कि रो पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सचमुच वह मुझे प्यार करने लगी थी। पर अगले ही क्षण मैंने पाया कि उसकी आंखों में एक बेबसी भी है। किचलू फिर याद हो आया। अब मैं फौरन ही उससे भुगत लेना चाहता हूँ। हरामजादा। अच्छा अच्छा, परेशान मत हो। बोलो, मुझे क्या करना है? मैंने अपर्णा को दिलासा देते हुए कहा। तुम तुम मुझसे दूर चले जाओ, कहीं बहुत दूर। वह बड़बड़ाई। तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं जानता था कि वह क्यों कह रही है ऐसा, पर मैंने अनजान मरकर पूछा, क्यों? दूर क्यों चला जाऊं? बस मैं चाहती हूँ। उसने गिड़गिड़ाकर मेरी कलाई थाम ली। प्लीज़ कहीं ऐसी जगह चले जाओ कि फिर मैं भी तुमसे ना मिलूं। तुम विदेश चले जाओ। मजाक कर रही हो? मैं रुपया दूंगी, बहुत सा रुपया। पर तुम साथ नहीं चलोगी? मैंने शरारत की। वह सब मैं सुनना नहीं चाहती। तुम्हें यहाँ से चले जाना है, उसने खींचकर कहा। पर तुम मुझे दूर क्यों करना चाहती हो? तुम तुम नहीं समझोगे, वह खींचते हुए जवाब दे रही थी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारी खुशी इसी में है? वह एक पल रुकी, मासूम निगाहों से मुझे देखा, बोली, हाँ है, तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, परसों तक। आज या कल क्यों नहीं? मुझे राजीव से मिलकर जाना है, मैंने जवाब दिया। उसने फिर जिद की, पर इस बार मैंने कह दिया, मैं तुम्हारी बात मान चुका हूँ, पर अब तुम हर जगह से मुझ पर अपनी इच्छा मत थोपो। मैंने पैक गले उतार लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा उसने मुड़कर उन्हें पोंछ लिया। मुझे प्यार आ गया। उसने चोरी की। मैं जा रहा हूँ। अगले दिन इसकी प्रतिक्रिया किचलू पर सबसे ज़्यादा हुई। वह इस खबर के साथ कुछ भौचक्का सा होकर मुझे देखने लगा था। खबर चूंकि मैंने ही उसे दी थी, अतः जानबूझकर दी थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर उस पर कितनी और कैसी प्रतिक्रिया हो सकती है। मेरा अनुमान था कि उसे खुश होना चाहिए, पर मुझे लगा जैसे वह पशुपेश में पड़ गया है। आखिर क्यों? वह बोला था, आपने ठीक ही समझा है मिस्टर मुखर्जी, मगर मैं कहूँगा कि पत्नी को एकदम नई शादी के बाद छोड़कर जाना कुछ बहुत मज़ेदार नहीं रहेगा। बिल्कुल, मैं बोला, मगर क्या करूं? मेरी बहन बीमार है और मैं नहीं चाहता कि जाऊं। फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। वह मेरी इकलौती बहन है। तब आप मिसेस मुखर्जी को भी साथ क्यों नहीं ले जाते? दिक्कत होगी, मैंने कहा। आप नहीं जानते कि मेरी फैमिली किस कदर ट्रेडिशनल यानी पुराने विचारों वाली है। वह यह पसंद नहीं करेंगे कि बहरहाल मैं सोचता हूँ फिलहाल मेरे अकेले जाना ही ठीक रहेगा। जैसा आप ठीक समझे। किचलू ने बड़ी शालीनता बरती थी उस समय। मुझे आश्चर्य था कि वह ऐसा बदला हुआ क्यों लग रहा है। एक पल पहले वह समाचार पाते ही पूरी तरह उखड़ गया था। क्या आप मेरे लिए परसों दोपहर की फ्लाइट से एक सीट दिल्ली तक रिजर्व करवा देंगे? बेशक, वह बड़ी मिठास से बोला। आप लोगों की सेवा के लिए ही मैं यहाँ हूँ। मुझे अफसोस है, बीच में हम लोगों के बीच कुछ कड़वाहट हुई थी। उसे भूल जाइए, मैंने हंसकर जवाब दिया। कभी कभी एक दूसरे को ठीक तरह न पहचाना समझा जाए तो ऐसा होता ही है। हाँ हाँ, पर अब हम शायद एक दूसरे को पहचान चुके हैं। उसने अजब अर्थभरी नज़रों से मुझे देखा, कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। कम से कम मैं तो आपको पहचान ही चुका हूँ। मैं भी, मैंने उसी तरह जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि अब किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रही है। वह चला गया। मैं उसे लेकर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर वंदना के शिकारे की ओर चल पड़ा। मुझे लौटना भी पड़ा। वंदना नहीं थी। वापसी में मुझे शिकारे वाले ने रोका। सर, आपकी खातिर मेम साहब एक खबर दे गई है। क्या? आप 10-15 मिनट बैठें, उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, उसने बतलाया। फिर शिकारी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं भीतर जा पहुंचा। मुझे लगा जैसे शिकारे में वह अपनी अनुपस्थिति के बावजूद उपस्थित है। मैं कुर्सी में धंस गया और मैंने एक सिगरेट सुलगाई। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इंतज़ार का यह एकांत कैसे काटूं। तभी मेरी निगाह एक और रखे कैसेट टेप रिकॉर्डर पर जा ठहरी। मैंने उसे उठाया और ऑन कर दिया। उससे जो आवाज़ें आई उन्होंने मुझे भौचक्का कर दिया। मैंने जल्दी से शिकारे का दरवाज़ा उड़काया
और सुनने लगा। ये आवाज़ें पहचानी हुई सी थी। हाँ, बिल्कुल पहचानी हुई। एक आवाज़ अपर्णा की और दूसरी शायद किचलू की। देखो डियर, तुम दोनों में ही कोई फर्क नहीं किया जा सकता। यह 50 बार हुआ है कि तुम और संध्या साथ हो और तुम्हें कुछ ने संध्या समझा है, संध्या को अपर्णा। कुल मिलाकर संध्या अपर्णा संध्या, सब गड़बड़ घोटाला है। मगर तुम भूलते हो कैलाश, हम दोनों बहनों की हैंडराइटिंग का फर्क हमें अलग जाहिर कर सकता है। बिल्कुल नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। अगर आई भी तो मैं समझ लूँगा। यूनिवर्सिटी से तुम दोनों की ही एग्ज़ाम कॉपियाँ गायब हो चुकी हैं। तुम्हारे यहाँ वहाँ सारे खत मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब सिर्फ खत बचे हैं जो तुमने विनायक को लिखे थे। मैंने नहीं, अपर्णा ने। हाँ हाँ, अब मैं तुम में फ़र्क नहीं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि फ़र्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा नाम अपर्णा है। मगर कैलाश, अब किसी तरह की अगर मगर की ज़रूरत नहीं माई लव। सब ठीक है और ठीक से ही हो जाएगा। पर मैं डरती हूँ। तुम पगली हो, मेरे रहते तुमको नहीं डरना चाहिए। तुम्हारे नाना की जायदाद, यह मत भूलो कि हम 2 बहनें हैं और नाना ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। समझ लो कि तुम एक हो। कैसे? इतना भी नहीं समझी? तुम अपर्णा हो। अपर्णा को नाना जी पसंद करते हैं। पर चुप रहो और सुनो, विनायक एक्सीडेंट में नहीं रहा। पर दीदी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, कल रात उनकी गाड़ी अल्मोड़ा में पहाड़ियों से गिर पड़ी। कैलाश, एक चीख। पगली, यह देखो देखो क्या छपा है इस अखबार में। संध्या राय नहीं रही। पर वह तो भयभीत रुलाई। नहीं, यह सब बुरा है, बहुत बुरा। पगली, दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ डियर। मगर तुम, ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम नाना जी के पास जाओगी। मैं तुमसे उनकी मौत के बाद ही मिलूँगा। तुम संध्या की मौत पर दुखी हो, पर मौत के मामले में इंसान क्या कर सकता है? पर विनायक के नाम लिखे वे खत लॉकर में हैं ही। तुम उन्हें नष्ट कर दोगी। यह सब तुम्हें करना है। साइन तुम कर सकती थी, पर तुम्हारी दाई उंगली, ये देखो। नहीं, एक जोर की चीख, फिर रुलाई। ओह माँ, हिम्मत रखो, जख्म बहुत गहरा नहीं है। बाहर से हल्की सी आवाज़ हुई। मैंने लपक कर कैसेट खींचा और फिर रिकॉर्डर पानी में उछाल दिया। मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई। दरवाज़ा खुला। मुस्कुराती हुई वंदना दुबे ने कहा, हेलो। अरे यार, मैं तुमसे मिलने के लिए किस कदर बेचैन थी। वंदना अगले लगभग 10-15 मिनट मुझे बोर करती रही। मैं ऊब गया। मैंने उसकी विस्की से इनकार कर दिया। उसे बतलाया कि मैं जा रहा हूँ। वह मेरी बहन की बीमारी पर अफसोस जाहिर कर रही थी। मैं उठा तो वह मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, पर मैं नहीं रुका। उसने मुझे कलाई से पकड़कर खींचा। बैठो भी। मैं बैठ जाता, किंतु उसी समय मैंने देखा मेरी शिकारी की ओर किचलू बढ़ रहा था। मैंने वंदना का हाथ झटक दिया, पर वह नहीं मानी। मुझसे लिपटने को हुई। मैंने उसे धक्का दिया। वह माटी के लोंदे की तरह दूर जा गिरी। मैंने उसे बतलाया कि वह बिल्कुल पागल ही हो चुकी है। फिर कहा, मुझे हर हालत में बैंक पहुंचना है। अपर्णा ने मुझे चेक दिया था कि मैं कैश करवा लूं। मुझे वहां करीब आधा पौन घंटा लग जाएगा। इस समय लेट हुआ तो बैंक बंद हो चुकेगा। मुझे काम के वक्त रंगीनियाँ नहीं सूझती। मैं समझ रहा था कि वह किसी तरह मुझे रोके रखना चाहती है। मुझे संदेह हुआ था, कहीं किचलू और उसने मिलकर तो यह सलाह नहीं की। जिस बीच मुझे वंदना रोके रहेगी, किचलू उस बीच अपर्णा से बात कर सकेगा। मैंने जानबूझकर बहाना किया था ताकि मैं वंदना पर जाहिर कर सकूं कि मैं शिकारे पर नहीं जा रहा हूं। वह सचमुच निश्चिंत हो गई थी। वह मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैंने जानबूझकर उसके सामने वह रास्ता पकड़ लिया जो शिकारे की ओर नहीं, बस्ती की तरफ जाता था। वह देर तक मुझे देखती रही थी। मुझे अपने शिकारे पर लौटने में खासा लंबा चक्कर लेना पड़ा। मुझे लग रहा था कि इस बीच मैं किचलू और अपर्णा के बीच की बातचीत काफ़ी कुछ खो चुका होऊंगा। पर मेरा ख्याल है फजलू ने समझदारी दिखलाई होगी। मैंने कहा तो नहीं था, पर वह मुझसे प्रभावित होकर मेरे प्रति हमेशा अतिरिक्त वफादारी निभाता रहा था। हो सकता है कि फजलू या असद दोनों में से किसी के हाथ उनकी बातचीत लग जाए।
मुझे पछतावा हो रहा था। अगर मैं उन दोनों को इस ओर से सतर्क कर लूं, तो मुझे ज़रूरी मालूमात हासिल होते रहेंगे। पर फिलहाल बात हाथ से निकली हुई थी। मैंने तय किया था कि मैं दूसरी ओर काफ़ी दूर से डोंगी किराए पर लेकर शिकारे तक पहुंचूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। और मैं फिर डोंगी में उसी जगह, उसी स्थिति में था जिसमें बहुत पहले उतरकर मैंने किचलू और अपर्णा की बातें सुनी थी। वे बातें कर रहे थे। तो तुम तय कर चुके हो कि उसे जिंदा रहने दोगी? वह लगभग गरज रहा था। हाँ, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किस हाल तक पहुंचा सकता हूँ। जानती हूँ, पर अब मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। इस तरह का रुपया, यह आराम, सब बेमतलब है। मेरा प्यार भी। कभी कभी मुझे तुमसे डर लगता है कैलाश, वह कहे जा रही थी। क्या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को इस तरह विवाह के लिए लाचार कर सकता है? क्या कोई प्रेमी इस तरह दीवानों जैसा चीख चिल्लाकर ब्लैकमेलिंग जैसी बातें कर सकता है? तुम मुझे ब्लैकमेलर कह रही हो? हाँ, तुम्हारी बातों से बार बार मुझे यही शुबा होने लगा है। उफ, तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है। तुम उस शैतान के पीछे पागल हो रही हो। पर अच्छी तरह जान लो, वह तुम्हारी भी मौत है, मेरी भी। वह आसानी से हमारी जिंदगी से जाने को तैयार है कैलाश। अपर्णा रुआंसी होने लगी थी। फिर किस लिए उसकी हत्या? तुम पागल हो, समझती नहीं हो कि उसकी जिंदगी हमारी मौत है, हमेशा बनी रहेगी। मगर कैलाश, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। कैलाश, वह रोने लगी। भगवान के लिए उसे छोड़ दो कैलाश, वह बेचारा हमारे बीच में कभी नहीं आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। बेवकूफ़ लड़की, कैलाश ने उसे जोरदार धक्का दिया था। मैं भावुकता में मौत को न्योता नहीं दूंगा। उस पाजी भिखमंगे को मैं भुगत लूंगा, तुम सिर्फ खामोश रहो। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ा था। मैं पूरी तरह सुलगने लगा। वह अपर्णा को तकलीफ दे रहा था, वह मुझे गालियां बक रहा था, और मैं कायरों की तरह सब कुछ सहे जा रहा था। मैंने जबड़े खींच लिए। अब इस पार या उस पार, मैं फैसला करके ही रहूंगा। मैं मुड़ा। डोंगी वाला घबराया हुआ सा मुझे देख रहा था। जब उसने देखा कि मैं हाथ में बिना कोई सामान लिए हुए डोंगी में लौट आया हूँ, तो उसे संतोष हुआ। मैं समझ गया कि वह मुझे चोर समझ रहा था। मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा, मुझे शिकारे में सही रास्ते तक पहुंचा दो। फिर जब मैं शिकारे में जा पहुंचा और असद और फजलू से वह डोंगी वाला बातें करने लगा, तो मैं निश्चिंत हो गया कि उसका समाधान हो चुका है। मैं भीतर पहुंचा। वह रुआंसी बैठी थी। उसने अपने आप को संभाला और मेरी ओर एक लंबा लिफाफा उछाल दिया। यह है तुम्हारा दिल्ली का टिकट, और इसी में तुम अपने लिए चेक पाओगे। क्या मतलब? मैंने 5 लाख का चेक इसमें रख रखा है। मैं समझती हूँ कि फिलहाल तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होगा। उसके स्वर में दृढ़ता थी। मैं उसे देखता रहा। वह नज़रें बचाने लगी। हेलो, वह अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने सिर उठाया। राजीव था। काफ़ी चिंतित हो? क्यों? वह मेरे सामने ही बैठ गया। मैंने उसके लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और कहा, बहुत जल्दी काम खत्म किया। हाँ, असल में पहले शॉट में ही सब कुछ पता चल गया। तब ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं रही। वह बोला। वेटर कॉफ़ी ले आया। हम लोग हौले हौले सिप करने लगे। उसने एक सिगरेट सुलगाई। तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊं? ये वंदना किचलू की बीवी है। क्या? मैं जैसे आसमान से गिरा। हाँ, सिर्फ यही नहीं, इसके 2 बच्चे हैं जो नैनीताल के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। राजीव कहे गया। कुल मिलाकर यार, मुझे तो यह सब ऐसे लग रहा है जैसे जासूसी कहानी हुई हो। मुझे सब कुछ बताओ। मैं उतावला हो उठा था। निसंदेह राजीव महत्वपूर्ण जानकारियां लाया था। बड़ा मसाला है, उसने कहा, पर जरा चैन से कॉफ़ी तो पीने दो यार। वह जैसे सारे मामले में जायका ही लेने लगा। वह तस्वीर उनकी शादी की है। राजीव ने थोड़ी देर बाद कहा था। फोटोग्राफर तो उन्हें अरसे से जानता है। उसे एक ही परेशानी थी कि बहुत अरसे से किचलू से उसकी भेंट नहीं हुई। वह किचलू की शादी में भी शरीक हुआ था। वंदना और किचलू ने लव मैरिज की थी। फिर किचलू वंदना को अपने माता पिता के पास मुजफ्फरपुर छोड़ आया था। बीच बीच में जाता रहता था। किचलू बड़ा अय्याश दिमाग आदमी रहा है। फोटोग्राफर के अनुसार किचलू ने कई अमीर जादियां फांस रखी थी। माशाअल्लाह, पर्सनैलिटी तो उसकी बढ़िया है। वह कुछ थमा।
कहे जाओ, मैं बड़बड़ाया। सचमुच राजीव ने बहुत कीमती काम सरअंजाम दिया था। उसकी हर जानकारी चौंकाने वाली थी। बतलाता हूँ, राजीव ने कहा। तो मतलब यह हुआ कि किचलू, जो मूलतः बहुत फटीचर आदमी था, सिर्फ अपनी आशिक मिजाजी और शानदार पर्सनैलिटी की ताकत से शानो शौकत बनाए हुए था। यही नहीं, उसने खासा पैसा इकट्ठा कर रखा था। इस पैसे से उसने कारोबार भी शुरू किया। वंदना को बुलाया, मगर कहते हैं कि वंदना अलग फ्लैट में रही। किचलू ने उसे विधवा के रूप में रहने के लिए तैयार करके अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। वंदना ने यह मान लिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।